नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं द लोकनीति। पूरा दिन आज का ऐसा रहा है कि मीडिया वालों को खाना दाना बराबर मिलता रहा है। मध्य प्रदेश अकेले इतनी खबरें दे दिया कि और किसी खबर के लिए जगह नहीं बच रही थी। हमारे यहाँ भी ये कन्फ्यूजन हो रहा था कौन सी खबरें की जाए और कौन सी छोड़ दी जाए। मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश रहा, महाराष्ट्र ने भी आज दम निकाल करके खबरें दी हैं कि आदमी को बिल्कुल फुर्सत नहीं थी। हम लोगों को तो बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली कि 2 मिनट सर इधर से उधर भी कर लिया जाए। बिल्कुल। तो कुछ आज की बहुत बड़ी खबरें हैं जो ऐतिहासिक खबरें हैं, और इनमें एक बहुत बड़ी खबर जो है इसके अलावा, राजनीतिक खबरों के अलावा, वो है व्यापम से जुड़ी खबर, जिसमें आज सीबीआई कोर्ट ने 10 लोगों से ऊपर लोगों जी। को सजा सुनाई है। और ये कई सालों से 2013 से मुकदमा चलता आ रहा था। 6 साल बाद इसमें सजा हुई है। बिल्कुल। 6 साल बाद व्यापम के पीड़ितों को न्याय मिला है। तो इस पूरे प्रकरण को, इन तीनों प्रकरण को हमारे यहाँ विवेक पांडे जी कवर कर रहे थे। इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा मैं विवेक जी आपसे, महाराष्ट्र में अब क्या आपको दिख रहा है, क्या बाकी रह गया है? सुप्रीम कोर्ट कल क्या करने वाला है? सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्णय को सुरक्षित रख लिया है, बोला कि 10:30 बजे कल दोबारा ये पेपर जमा करा लिया। अभी क्या लगता है कि महाराष्ट्र में क्या कुछ हो सकता है? क्या देखा जा सकता है? अनप्रिडिक्टेबल होगा या कुछ जिसका अंदाजा हम लगा रहे हैं वही होगा? देखिए, आज की जो कार्रवाई थी महाराष्ट्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, वो ये थी कि कांग्रेस की तरफ से दलील पेश कर रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल। तो भाजपा की तरफ से थे प्रकाश मेहता और मुकुल रोहतगी। मुकुल रोहतगी तो अटॉर्नी जनरल। जी, तो जब ये चीज़ सामने लाई गई और मनु सिंघवी ने ये बोला कि आज के आज फ्लोर टेस्ट करवाइए, तो इसमें जो जस्टिस रमन्ना थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो करना है वो हम करेंगे, आप हमें बताइए नहीं। दूसरा तरफ जब कपिल सिब्बल ने ये बोला कि रातों रात राष्ट्रपति शासन हटाया गया, ऐसा किया था, ऐसा सिर्फ आपातकाल में होता है, ये तमाम चीज़ें दलीलें उनकी तरफ से दी गई। मुकुल रोहतगी ने ये कहा कि भाई सेंटिमेंट्स जो होते हैं, पारिवारिक सेंटिमेंट्स, वो कोर्ट में नहीं दिखाए जाते, कोर्ट का उससे कोई लेना देना नहीं है। और ये तमाम तरह की जो दलीलें जस्टिस ने सुनी है, उसके बाद उन्होंने ये फैसला दिया कि भाई कल जो है 10:30 बजे सुबह सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाने जा रहा है और संभवतः कल ही फ्लोर टेस्ट करने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी जाएगी। तो कुल 24 घंटे का समय इन चारों पार्टियों को मिल गया है अपने अपने विधायकों को क्रमवार तरीके से होटल में सुनियोजित करने के लिए, क्योंकि तीनों पार्टियों के जो एमएलएज हैं, चाहे वो एनसीपी के हों, शिवसेना के हों, कांग्रेस के हों, वो होटल्स में हैं, ठीक है, महंगे महंगे होटल में। और तकरीबन 3 दिनों से हर एक विधायक को गिना जा रहा है और गिनने के बाद जो है वो संख्या तैयार की जा रही है। हालांकि इसी बीच हमने ये भी देखा था कि अजीत पवार जो हैं वो इस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि भाई हम बीजेपी के भी साथ हैं, लेकिन मैं एक एनसीपी का भी हिस्सा हूं। हालांकि उन्हें एनसीपी ने अपने विधायक दल के नेता पद से हटा दिया है, जयंत पाटिल उसकी जगह ले चुके हैं, लेकिन अजीत पवार अभी भी अपने आप को एनसीपी का हिस्सा बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनसीपी के जो बड़े लीडर हैं, चाहे वो छगन भुजबल हो, चाहे वो नवाब मलिक हो, या अन्य जो बड़े लीडर हैं, वो अभी भी अजीत दादा कह रहे हैं। मतलब मनाने की कोशिशें जो है वो पवार खेमे की तरफ से अजीत पवार को जारी है, यानी अजीत को वापस लाने की पूरी कोशिश है। जी बिल्कुल, जहाँ तक जानकारी हम लोगों को है कि जी जयंत पाटिल आज वहां पर लगे भी हुए थे जी, लगातार अजीत पवार आज के वो पास गए भी थे उनके पास मिलने जी के लिए, उनको मनाने के लिए। जी और जहां तक बात, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ रहा है जो चर्चा का विषय मीडिया में बना हुआ है कि आखिर जो पावर ऑफ सेंटर है वो किसके पास होगा, क्योंकि अभी जयंत पाटिल को विधायक दल का नेता बना दिया गया है। तो जी पार्टी विप का जो अधिकार है वो जी कहीं ना कहीं, अगर आधिकारिक तौर पे देखा बिल्कुल जाए, संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो जी जयंत पाटिल के पास चला जाता है। वहीं जी दूसरी तरफ जो अभी अधिकार इनके पास था अजीत पवार के पास, वो अधिकार अब उनके पास है। लेकिन फिर भी जी इसमें टसल है कि पार्टी विप कौन जारी कर सकता है, किसके जी पास अधिकार, उसमें अलग अलग जी लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। जी कुछ लोगों का मानना है जब ये सब कुछ हुआ, जब पूरा घटनाक्रम हुआ, जब विधायकों का सिग्नेचर लिए गए, जब राज्यपाल के पास दावा पेश किया गया, जी तब पार्टी विप का जो अधिकार था हाँ, वो कहीं ना कहीं जो है मैं अजीत पवार के पास था। बिल्कुल लेकिन अब जो पूरा मामला है इसी पे अटका हुआ कि पार्टी विप का अधिकार किसके पास होगा। मैं इसमें एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे कि अगर इस तरह की नौबत आती है पार्टी विप वाली, तो आपको लगता है कि असेंबली में कोई भी पार्टी जी सरकार बनाने में सक्षम रहेगी? पार्टी व्हिप की जो आपने बात जारी करी है, आज लगभग हर चैनल पे ये बात जो है वो प्रमुखता से चल रही थी। लेकिन इसी बीच में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहता हूँ, जैसे हमने प्रमुखता से चलाया था कि शरद पवार जो हैं 2 दिन से चुप्पी साधे हुए थे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद पे। लेकिन आज जब वो पुणे गए थे और वहां श्रद्धांजलि देने गए थे चव्हाण साहब को, ठीक है, उस दौरान जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला
कि 2.5 साल के मुद्दे पर मुख्यमंत्री पद को लेकर हम असमंजस में थे और विवाद की स्थिति बनी थी। क्यों? क्योंकि हम 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद चाह रहे थे। शिवसेना का नाम नहीं लिया, कांग्रेस का नाम नहीं लिया, लेकिन जो कहना था सब कह दिया। तो उसके बाद मतलब शरद पवार जो है वो एकदम से गेम खेलते हैं, शरद पवार एकदम से कुछ बोलते हैं। और ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि आज ही क्यों बोला, जब आज भाई आपके तीनों पार्टियों के नेता राज्यपाल से मिलने पहुंचे, कुछ बीजेपी के नेता राज्यपाल से मिलने पहुंचे, समर्थन पत्र राज्यपाल को दिखाया गया, जहां आप तीनों पार्टियां बोल रही हैं कि हमारे पास 165 है, तो बीजेपी के दावे यानी कि अभी आप ये कहना चाह रहे हैं कि शरद पवार अभी भी लॉलीपॉप शरद पवार को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसको कोट कर लीजिए और अपना वैचारिक ज्ञान और अपना पॉलिटिकल ज्ञान मैं कहता हूं शरद पवार पर खर्च करिए, तो बहुत कुछ निकलकर सामने आएगा। बहरहाल शरद पवार कल क्या बोलेंगे, शाम को क्या बोलेंगे, ये बहुत बड़ा असमंजस है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल पर्सनैलिटी है। और जो आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल ज्ञान, मुझे लगता है ये ऐसा कहना उचित होगा कि अपना पॉलिटिकल ज्ञान शरद पवार पे जाया मत कीजिए, वहां से कुछ नहीं मिलने वाला है। वहां पर कोई शरद पवार अपना नैरेटिव कभी भी बदल सकते हैं, इस बात को भी लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत असंभव सी चीज है कि 54 विधायक, आपके 53 विधायक जो है शिफ्ट हो गए, 1-2 गुट बन गया रातों रात, दूसरे गुट में चले गए, उन्होंने सिग्नेचर कर दिया, उनकी सरकार बन गई और सब शरद पवार को नहीं पता चला। जबकि 53 में से 13 विधायक ऐसे हैं जो कि क्लोजेस्ट है शरद पवार के, कम से कम वो तो बता ही देते। वो विधायक ये कह रहे थे कि कवरिंग लेटर लगाकर अजीत पवार ने हमारे साथ धोखा दिया, हम कवरिंग लेटर को समझ नहीं पाए। तो ये तमाम चीजें एनसीपी के चीफ भी ऐसा कह रहा है, शरद पवार ने भी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात कही। ये कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था कि भतीजे साहब कहाँ जा रहे हैं। तो जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें भी यही बात निकल के आई जो आप कह रहे हैं कि उनको जो है एक तरह से धोखेधड़ी के साथ उनका समर्थन लिया गया है। तो कहीं ना कहीं 420 का मामला भी बन रहा है आईपीसी के तहत। तो क्या शरद पवार या एनसीपी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी? आपने ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सवाल किया और मैं इसका जवाब दे देना चाहता हूँ कि देखिए, शरद पवार हो, चाहे छगन भुजबल हो, चाहे नवाब मलिक हो, चाहे जयंत पाटिल हो, चाहे सुप्रिया सुले हो, ये शीर्ष नेतृत्व है एनसीपी का। ये सब अजीत पवार के खिलाफ कुछ ना कुछ बोल जरूर रहे हैं, लेकिन अजीत पवार के खिलाफ कार्रवाई कब करेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो ये, मतलब आप अजीत पवार के खिलाफ बोलते तो हैं, लेकिन जब कार्रवाई करने की बात आ रही तो पीछे हट रहे हैं। आप अपने नेताओं को भेजते हैं पीछे से कि जाइए भाई अजीत को मना के ले आओ, अजीत तो अपना है। तो ये चीजें जो हैं, इसने बड़ा टसक कर दिया है कि क्या शरद पवार खुद मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं या अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। मतलब जो पावर है वो पवार अब अपने पास रखना चाहते हैं, भले ही वो शिवसेना के साथ जाएं, कांग्रेस के साथ जाएं या जिसके भी साथ जाएं, पावर पवार अपने पास रखना चाह रहे हैं। विवेक जी, इसे नोट, ये बहुत फिल्मी लग रहा है, मतलब कि किसी को पता भी नहीं चला, 53 विधायक चले भी गए और जो है शिवसेना जो है एनडीए से हट गई। लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि एनसीपी विल बी द पार्ट ऑफ एनडीए, सुप्रिया सुले विल बी द मिनिस्टर इन द सेंटर, क्योंकि वो एनसीपी को दिल्ली में रिप्रेजेंट करती हैं। ये दुनिया के प्रेडिक्शन लगाए जा रहे हैं। ये चीजें बहुत कम समझ में आ रही हैं कि 53 के 53 विधायक जो है धोखाधड़ी से उधर चले गए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने पेपर मंगाया, पेपर सुप्रीम कोर्ट ने देखा होगा, उसके अपने ऑब्जर्वेशंस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। तो ये कहना मुझे बहुत अभी भी जाया नहीं लग रहा है कि जो भाई कि ये पूरी तरह से धोखाधड़ी का मामला है और इससे शरद पवार अनभिज्ञ थे। शरद पवार निश्चित रूप से अनभिज्ञ नहीं रहे होंगे, भले ही उनकी राय भिन्न रही होगी, लेकिन पूरी तरह से अनभिज्ञता जो जाहिर कर रहे हैं उसमें मुझे कलाकारी और ड्रामा दिख रहा है, हिंदी फिल्म दिख रही है। ये कलाकारी और ड्रामा ही है। और हिंदी में एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि 2 नाव पर कभी सवार नहीं होना चाहिए, और आप सवार हो रहे हो तो मतलब ये चीज समझनी पड़ेगी कि शरद पवार जो है वो 2 नाव में सवार है। कभी वो इधर का पाला बदलते हैं, कभी वो इधर का पाला, लेकिन जो मेन पाला है, जो मेन पावर है, वो पवार अपने पास रखते हैं। मतलब ओवरऑल जो गेम है वो पवार का गेम है, उनके पावर का गेम है। तो सरकार किसी की भी बनेगी, कैसे भी बनेगी, लेकिन शरद पवार निर्णायक भूमिका में रहेंगे। और इसी बात को मनवाने के लिए ये चाचा भतीजे की लड़ाई जो है वो अग्रसर और आगे अलग अलग तरीकों से हमें होती हुई दिखाई देगी।